बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आपका शिशिर सर क्लासेस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपकी नेहा मैम आपको तहे दिल से थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि आपने मेरे वीडियोस को इतना लाइक किया, इतनी तेजी से आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं और इस तरीके से, इस प्रकार से इतनी तेजी का सब्सक्रिप्शन लोगों के द्वारा, इतने सारे लाइक्स हमें बहुत मोटिवेट करते हैं मेरे बच्चों। और आपके इस मोटिवेशन के लिए मैं आपको थैंक यू बोलना चाहती हूँ। आप ऐसे ही हमें मोटिवेट करते रहिए, हमें लाइक करते रहिए और हम आपके लिए ऐसे ही वीडियोस बनाते रहेंगे। बेटा, इस प्रकार के वीडियोस का एक ही मकसद है कि जहां नेहा मैम की पहुंच नहीं है, मैं वहां तक पहुंचूं। जो बच्चे मुझ तक आकर के नहीं पढ़ पा रहे, मैं उन तक जाकर उन्हें पढ़ाऊं। तो ठीक है, आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ हम आपके सामने आए हैं, डिफेक्ट्स ऑफ विजन। डिफेक्ट्स ऑफ विजन का मतलब होता है दृष्टि में कितने दोष पाए जाते हैं, उन दोषों का क्या कारण है और उन दोषों का क्या निवारण है। वी आर गोइंग टू स्टडी द डिफेक्ट्स ऑफ विजन एंड करेक्शन। ध्यान से सुनिए मेरी बात, वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस डिजीजेस। हम बीमारियों की चर्चा नहीं करने जा रहे हैं, क्योंकि अगर आंख की बीमारी की चर्चा करेंगे तो वो तो बहुत सारी है मेरे बच्चों, और उसकी चर्चा बायोलॉजी में की जाती है, फिजिक्स में नहीं। फिजिक्स में हम आपको बस इतना बताने वाले हैं कि कितनी गड़बड़ी हो जाती है, कैसे हो जाती है, वो डिफेक्ट्स क्या होते हैं और उनके करेक्शंस कैसे किए जा सकते हैं। हम डिफेक्ट्स का करेक्शन करते हैं मेरे बच्चों, क्योर नहीं करते। आपने कई डिफेक्ट्स के बारे में पढ़ा होगा, आपकी किताब में मायोपिया का डिस्कशन हुआ है, हाइपरमेट्रोपिया का हुआ है, एस्टिग्मेटिज्म का हुआ होगा, प्रेसबायोपिया का हुआ होगा, कैटरैक्ट का हुआ होगा। ये 5 बड़े कॉमन से टर्म्स हैं जो आपकी किताब में लिखे होते हैं। लेकिन अब जरूरी यह है कि आप समझें कि इसमें बीमारी क्या है और डिफेक्ट क्या है। बेटा, डिफेक्ट्स तो केवल हाइपरमेट्रोपिया, मायोपिया, प्रेसबायोपिया और एस्टिग्मेटिज्म है। बाकी जितनी भी चीजें हैं वो सब बेटा डिजीज है। जैसे कैटरैक्ट माने मोतियाबिंद, ये एक डिजीज है, एक बीमारी है। आपके आई लेंस पर एक ओपेक परत का चढ़ जाना, एक मेम्ब्रेन का उस पर चढ़ जाना, फिर डॉक्टर क्या करेगा, उस मेम्ब्रेन को खुरुच करके थोड़ी निकालेगा, आई लेंस को चेंज कर देगा। तो ये हो गया कैटरैक्ट का क्योर, माने इसका इलाज। बीमारियों का बेटा इलाज होता है, लेकिन डिफेक्ट्स का क्या होता है? डिफेक्ट्स का करेक्शन होता है मेरे बच्चों। हम मायोपिया जो पढ़ने जा रहे हैं उसमें डॉक्टर आपका इलाज नहीं करेगा, आपकी आईलेंस को नहीं बदलेगा, आपके आईलेंस को करेक्ट नहीं करेगा, आपके आईलेंस को चेंज नहीं करेगा, बल्कि आपके आईलेंस को करेक्ट करेगा। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू व्हाट एक्चुअली वी आर गोइंग टू स्टडी? हम डिफेक्ट्स ऑफ विजन पढ़ने जा रहे हैं, ना कि डिजीजेस ऑफ आईज। तो देयर आर कॉमनली 4 डिफेक्ट्स ऑफ विजन, जिसमें हम मैक्सिमम 3 डिफेक्ट्स का आप चारों का ही डिस्कशन कर लेंगे, क्या फर्क पड़ता है, वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, देख लीजिएगा। वो डिफेक्ट्स हैं, देखिए मैंने बोर्ड पर लिख दिया। पहला डिफेक्ट हम पढ़ने जा रहे हैं मायोपिया, दूसरा डिफेक्ट हम पढ़ेंगे हाइपरमेट्रोपिया। ये तो मेन 2 डिफेक्ट्स है बेटा, गजब के 2 डिफेक्ट्स हैं। यही आपको मेनली क्लास 10th के सिलेबस में पढ़ना है। थोड़ा बहुत मैं आपको एस्टिग्मेटिज्म का भी डिस्कशन कर दूंगी, और अगर आपको ये दोनों समझ में आ गया तो एक और डिफेक्ट होती है बेटा प्रेसबायोपिया। ठीक है, प्रेसबायोपिया। अब BIO होता है कि BYO होता है, शायद BYO होता है। थोड़ा मेरे स्पेलिंग्स पर मत जाइएगा, कॉन्सेप्ट पर जाइएगा। तो हम इतने प्रकार के डिफेक्ट्स का आज डिस्कशन करने वाले हैं। ध्यान से मेरे वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि कब हम बहुत अच्छी बात बता दें मुझे खुद नहीं मालूम। ठीक है, तो अगर आपको बहुत अच्छी अच्छी बातें सीखनी है तो एंड तक देखिए। थोड़ा सा देख करके स्टॉप कर देते हैं आप लोग, इसमें मेरा कोई नुकसान नहीं है, आप ही का नुकसान है। यूट्यूब में किसका कौन सा खर्चा होता है भाई? कोई खर्चा होता है क्या सब्सक्राइब करने में? नहीं। चलिए शुरू करते हैं, एक एक करके हम शुरू से आपको बताएंगे मायोपिया क्या होता है। बेटा, मायोपिया, इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं शॉर्ट साइटेडनेस। ठीक है, इंग्लिश में इसको शॉर्ट साइटेडनेस बोलते हैं, या आप नियर साइटेडनेस भी बोल सकते हैं, नियर साइटेडनेस। ठीक, हिंदी में इसको बोलते हैं बेटा दूर दृष्टि दोष। आपको मैं एक बात बताऊं,
कि इंग्लिश ट्रांसलेशन और हिंदी ट्रांसलेशन से बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि मैम ये क्या है, शॉर्ट साइटेडनेस आपने इंग्लिश में बताया और हिंदी में इसको दूरदृष्टि दोष बता रही हैं। बहुत बड़ी कहानी है इसकी। बेटा मैं थ्रू आउट इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट रही हूँ। एक बार मुझे बीएड का पेपर देने जाना था और बीएड का पेपर क्योंकि मैंने पूरा हिंदी में पढ़ रखा था, यहाँ पर जहाँ मैंने बीएड किया था उस वक्त इंग्लिश मीडियम में नहीं था बीएड, तो जाहिर सी बात है हिंदी में ही पेपर हमने अटेम्प्ट किया होगा। अब हिंदी के पेपर में आया एक व्यक्ति को दूरदृष्टि दोष की समस्या है, फला फला उसका ये पॉइंट, फलाना पॉइंट, ढिकाना पॉइंट, और उसको उसके लेंस की पावर बता दीजिए। बेटा मैंने दूरदृष्टि दोष को ट्रांसलेट किया इंग्लिश में, तो मुझे लगा दूर माने फार होता है, माने ये फार साइटेडनेस का क्वेश्चन होगा। बेटा फार साइटेडनेस तो अंग्रेजी में हाइपरमेट्रोपिया को कहा जाता है, तो मैंने उस सवाल को हाइपरमेट्रोपिया का सवाल समझ के हल कर दिया और मुझे कितना नंबर मिला होगा? 0। इसका मतलब अगर आप हिंदुस्तान के हैं मेरे बच्चों, तो इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषाओं पर आपकी गजब की पकड़ होनी चाहिए। अगर आपकी बहुत अच्छी इंग्लिश में पकड़ है और आप हिंदी में जाहिल है, तो भाई आप भारत में रहने लायक नहीं है। इसीलिए मैं अपने जो भी लेक्चर बनाती हूँ उन लेक्चर में अपने बच्चों को साफ शब्दों में ये बता देती हूँ कि उस टर्म को हिंदी में क्या बोलते हैं। अब तक तो कोई समस्या नहीं आई थी, लेकिन अब यहाँ समस्या आती है मेरे बच्चों, जब मैं हिंदी में बताती हूँ दूरदृष्टि दोष और अंग्रेजी में बताती हूँ नियर साइटेडनेस। तो देखो ध्यान से, जब इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया जा रहा था ना बेटा, तो ट्रांसलेशन में बात की गई थी किसकी? गुण की। गुण क्या है? मायोपिया का गुण क्या है? बंदा नजदीक का बहुत साफ देख सकता है ना। तो जब इंग्लिश में मायोपिया का सिनोनिम ढूंढा गया या इजी ट्रांसलेशन किया गया, तो कहा गया कि गुण के हिसाब से बंदे के पास निकट की दृष्टि अच्छी है, तो इसको शॉर्ट साइटेडनेस इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिया गया। लेकिन जब इसका हिंदी में ट्रांसलेशन किया जा रहा था, तो बेटा गुण नहीं दोष से ट्रांसलेशन किया गया, माने समस्या से ट्रांसलेशन किया गया। तो अगर बंदे के पास निकट की दृष्टि अच्छी है, तो उसकी दूर की दृष्टि खराब होगी। तो खराब का ट्रांसलेशन यहां हुआ, दोष का ट्रांसलेशन हिंदी में हुआ कि दूर दृष्टि का दोष है। अगर व्यक्ति को दूर दृष्टि का दोष है, तो उसे कौन सी समस्या है? मायोपिया की समस्या है। मायोपिया मीन्स दूर की दृष्टि का दोष और निकट की दृष्टि का अच्छा होना। निकट की दृष्टि का अच्छा होना मीन्स निकट की दृष्टि है और दूर की दृष्टि नहीं है। निकट की दृष्टि है, साइटेडनेस का मतलब दृष्टि का होना, साइट का होना। तो शॉर्ट साइटेडनेस या नियर साइटेडनेस इसको इंग्लिश में बोलते हैं मेरे बच्चों, और हिंदी में इसको दूरदृष्टि दोष बोलते हैं। प्लीज इसको भूलिएगा मत। हाइपरमेट्रोपिया पर आइए बेटा। हाइपरमेट्रोपिया को इंग्लिश में कहते हैं लॉन्ग साइटेडनेस या फार साइटेडनेस। अगेन वही कॉन्सेप्ट है मेरे बच्चों, इसको हिंदी में बोलते हैं निकट दृष्टि दोष, राइट। हाइपरमेट्रोपिया अभी मैं आपको जब इंडिविजुअली समझाऊंगी तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अभी तो मैं इंट्रोडक्शन दे रही हूं आपको कि हाइपरमेट्रोपिया माने लॉन्ग साइटेडनेस या फार साइटेडनेस। साइटेडनेस माने दृष्टि का होना, साइट का होना। तो दूर की दृष्टि इनकी बहुत अच्छी होती है। हाइपरमेट्रोपिक पीपल की दूर की दृष्टि बहुत अच्छी होती है। भाई अगर दूर की दृष्टि अच्छी है तो गड़बड़ी किस में है? निकट की दृष्टि में गड़बड़ी है। निकट की दृष्टि में गड़बड़ी है तो हिंदी में इसको निकट दृष्टि दोष बोलते हैं बच्चों, और इंग्लिश में इसको फार साइटेडनेस बोलते हैं। इंग्लिश मीडियम के बच्चों बिल्कुल मत सोचिएगा कि मैम ये क्या बकवास कर रही है, जीवन भर तो हम इंग्लिश में ही बात करते हैं, बात करते रहेंगे, इंग्लिश में ही पेपर अटेम्प्ट करते रहेंगे। आप गलत सोच रहे हैं मेरे बच्चों। इंग्लिश और हिंदी कुछ नहीं होता है, होता है केवल एक, वो है कॉन्सेप्ट।
लाख बहुत अच्छा आपका कॉन्सेप्ट हो, लेकिन अगर आपको ये बातें नहीं बताई गई तो आपसे मिस्टेक हो सकती है। इसीलिए ये मेरा धर्म है कि मैं आपको ये सारी बातें क्लियर करूं, खासकर वो बातें जो मैंने पर्सनली झेली हैं। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इंग्लिश मीडियम हो चाहे हिंदी मीडियम हो, ये बातें आप जैसे मैं बता रही हूं वैसे सुनो और दिमाग में डालो, और बेटा बेटर होगा अगर आप अपनी कॉपी में लिख भी लीजिए तो ये तो हो गया हाइपरमेट्रोपिया, मायोपिया। अब प्रेस बायोपिया क्या होता है बेटा? जिस पल मैं आपको हाइपरमेट्रोपिया पढ़ाऊंगी उसी पल मैं आपको प्रेस बायोपिया 4 लाइन में बता दूंगी कि प्रेस बायोपिया बेटा बुढ़ापे का हाइपरमेट्रोपिया होता है। लेकिन ये आप तब समझेंगे जब आप हाइपरमेट्रोपिया क्या होता है ये समझेंगे। एस्टिग्मेटिज्म क्या होता है बेटा? ये भी हमारा जब वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन को हम प्रॉपरली आइडेंटिफाई नहीं कर पाते तो ये एस्टिग्मेटिज्म हो जाता है। सिलेंड्रिकल लेंसेज से हम इसका क्योर करते हैं, क्योर नहीं सॉरी करेक्शन करते हैं। तो चलिए 1 बाय 1 हम एक एक डिफेक्ट को उठाते हैं, कारण बताते हैं, करेक्शन बताते हैं, सवाल बताते हैं। ठीक, हमारा मकसद है सवाल को हल कर लेना, और सवाल आप तब तक नहीं हल कर पाएंगे जब तक आप इसको डीपली स्टडी नहीं करेंगे। चलिए पहला शुरू करते हैं, मायोपिया। तो मैंने आपको बोर्ड पर लिख करके दिखा दिया बेटा कि व्हाट इज मायोपिया। मायोपिया मीन्स दूर दृष्टि का दोष। मीन्स दूर की दृष्टि का अगर दोष है मेरे बच्चों तो नजदीक की दृष्टि आपकी बहुत परफेक्ट होगी। तो व्हाट इज मायोपिया? दैट डिफेक्ट ऑफ विजन इन विच अ पर्सन इज एबल टू सी नियर बाय ऑब्जेक्ट्स वेरी क्लियरली बट अनएबल टू सी फार ऑफ ऑब्जेक्ट्स डिस्टिंक्टली। इस प्रकार के डिफेक्ट को हम मायोपिया बोलते हैं। मीन्स ऐसा डिफेक्ट जिसमें हम नजदीक की चीजों को बहुत आराम से देख सकते हैं। इवन नजदीक आप नियर पॉइंट से भी ज्यादा नजदीक करके आप ऑब्जेक्ट्स को देख सकते हैं। आपका नियर पॉइंट इतना ज्यादा करीब आ जाता है कि 25 सेंटीमीटर जो कि नॉर्मल नियर पॉइंट होता है, भगवान जी ने आपके लिए बनाकर भेजा है। भगवान जी ने कहा था कि आप मैक्सिमम 25 सेंटीमीटर तक ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं, लेकिन आपने क्या किया? आपने अपने इस विजन को डिफेक्टेड कर लिया। कैसे डिफेक्टेड कर लिया ये मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया है, अभी फिर से मैं रिपीट कर दूंगी। कैसे आपने अपने आप को बर्बाद किया है, कैसे आपने अपने आप को मायोपिक किया है। तो 25 सेंटीमीटर नॉर्मल डिस्टेंस, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन को आपने और करीब कर लिया है। अगर आपने नियर पॉइंट को आगे कर लिया है तो जाहिर सी बात है आपका फार पॉइंट भी डिस्टर्ब हुआ होगा। तो करीब का तो आपने और अच्छा कर लिया और दूर का बर्बाद कर दिया। यही है आपका मायोपिया। मीन्स आपको करीब का, नजदीक का बहुत अच्छा दिखेगा लेकिन दूर का साफ नहीं दिखेगा। इसे हम मायोपिया बोलते हैं। यूजुअली आप देखिए छोटे छोटे क्लास के बच्चे होते हैं, पीछे की सीट पर बैठते हैं, उन्हें बोर्ड नहीं दिखाई देता। तो वो कौन से डिफेक्ट के मरीज हैं? वो मायोपिक है। माने उनको बोर्ड साफ नहीं दिख रहा, लेकिन नजदीक की बात करिए तो इतनी नजदीक से वो अपनी कॉपी देख सकते हैं, इतनी नजदीक से देख सकते हैं। भैया ये तो एबनॉर्मेलिटी हो गई ना। भगवान जी ने तो कहा था 25 सेंटीमीटर तक आप अच्छे से देख सकते हैं। अब आप अगर 20 सेंटीमीटर से भी अच्छे से देख सकते हैं तो आप कोई महान व्यक्तित्व नहीं है, आप बीमार हैं, आप डिफेक्टेड हैं, आप मायोपिक हैं। मैं जब अपनी क्लास में बोलती हूं कि मैक्सिमम कोई व्यक्ति 25 सेंटीमीटर तक रखे ऑब्जेक्ट को अच्छे से देख सकता है, तो झट से मेरी क्लास में कई बच्चे हाथ खड़ा करके कहते हैं मैम मैं तो इतनी नजदीक से भी देख पा रहा हूं, मैम मैं तो 20, 14, 15 सेंटीमीटर से भी देख पा रहा हूं। तो मुझे बहुत हंसी आती है। उनको लगता है कि मेरी आंखें बहुत स्ट्रांग हैं। नहीं मेरे बच्चों, आप अगर 25 सेंटीमीटर से कम की डिस्टेंस में भी ऑब्जेक्ट्स को देख पा रहे हैं तो आप एबनॉर्मल हैं, आप डिफेक्टेड हैं, आप मायोपिक हैं। अच्छा चलिए देखते हैं कि मायोपिया क्या होता है। आपको मालूम है, सपोज करिए ये आपकी ह्यूमन आई है, आपको ये जो उभार दिख रहा है ना ह्यूमन आई का, ये उभार जो है ये मैंने आपको ह्यूमन आई के कंस्ट्रक्शन में सिखाया है। इसको हम कॉर्निया बोलते हैं, है ना। ये कॉन्वेक्स शेप की होती है ताकि इंसिडेंट रे पहले इससे कन्वर्ज हो, उसके बाद वो आई लेंस के पास पहुंचकर कन्वर्ज हो। ये हमारा आई लेंस है। ठीक, आप सभी को मालूम है कि इमेज कब बनती है? इमेज तब बनती है जब रेटिना तक रिफ्रैक्टेड रेज पहुंच पाती है ना। ऑब्जेक्ट से रेज बाहर से आई, आई लेंस से होते हुए दोनों रेज का, रिफ्रैक्टेड रेज का जब तक स्क्रीन
माने कि रेटिना पर इंटरसेक्शन नहीं होगा, हमको ऑब्जेक्ट साफ साफ नहीं दिखाई देगा, क्योंकि बेटा रेटिना पर लाइट सेंसिटिव सेल्स होते हैं। जैसे ही यहाँ पर कोई लाइट रे पड़ती है, लाइट एनर्जी पड़ती है, ये लाइट सेंसिटिव सेल्स जागृत हो जाते हैं, एक्टिवेट हो जाते हैं और सारे के सारे इमेज का सिग्नल इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करके ऑप्टिक नर्व के द्वारा ब्रेन को भेज देते हैं और हम पहचान जाते हैं कि वो ऑब्जेक्ट क्या है। ये सारी बातें मैं ह्यूमन आई में बता चुकी हूँ। तो देखिए होता क्या है, क्योंकि मायोपिया में बेटा हमारा फार साइड गड़बड़ हुआ है, नियर साइड बिल्कुल सही है, तो हम फार साइड की गड़बड़ी देखने जा रहे हैं। देखो मायोपिया में हमारा जो नियर साइड है, नियर साइड का मतलब नियर पॉइंट, जो कि 25 सेंटीमीटर नॉर्मली होता है, नियर पॉइंट से आने वाले ऑब्जेक्ट्स क्लियरली रेटिना पर बन जाते हैं और हमारा नियर पॉइंट सही सलामत होता है। बल्कि मायोपिया में यह भी होता है बेटा कि आप 20 सेंटीमीटर पर भी आ जाते हैं तो 20 सेंटीमीटर से भी आपकी इमेज रेटिना तक पहुंच जाती है। तो नियर पॉइंट में तो कोई गड़बड़ी है ही नहीं मायोपिया के। अच्छा, तो गड़बड़ी कहां है? फार पॉइंट पे गड़बड़ी है। चलिए फार पॉइंट को स्टडी करते हैं। अब फार पॉइंट का मतलब इंफिनिटी, और इंफिनिटी से आने वाली रेज हमने आपको बताया था कि दे फॉल्स पैरेलल टू द लेंस। इंफिनिटी से जो रेज आई बेटा वो क्या हुआ, मायोपिया में बिफोर रेटिना ही कन्वर्ज हो जाती हैं, बिफोर रेटिना ही कन्वर्ज हो जाती हैं। यही समस्या है मायोपिया की, वो रेटिना तक पहुंच ही नहीं पाती। दिस इज द डिफेक्टेड आई, दिस इज मायोपिक आई। इस प्रॉब्लम के दो कारण हो सकते हैं। वो दो कारण क्या है? पहला कारण देखिए, अब मैं कारण बता रही हूं, दो कारण, कॉज। पहला कारण ये है कि ये आपकी ह्यूमन आई है और ये आपका लेंस है। आपको मैंने बताया था कि सीलियरी मसल्स का काम क्या होता है, आई लेंस को खींचना या रिलैक्स करना। आई लेंस को जब सीलियरी मसल्स खींचती हैं तो आई लेंस पतली हो जाती है, वीक हो जाती है और फोकल लेंथ उसका लंबा हो जाता है, दूर हो जाता है ना। तो दूर के ऑब्जेक्ट्स के लिए आई लेंस को पतला होना पड़ता है। क्या होना पड़ता है? पतला होना पड़ता है। और दूर के ऑब्जेक्ट्स के लिए आई लेंस कब पतला होगा? जब सीलियरी मसल उसको खींचेगा। जब सीलियरी मसल इसको खींचेगा तो ये स्ट्रेच होकर के पतला हो जाएगा। आपको पता है कि पतले लेंस कम पावरफुल या वीक होते हैं। वीक का मतलब लॉन्ग फोकल लेंथ, और मोटे लेंस पावरफुल ज्यादा होते हैं, माने शॉर्ट फोकल लेंथ। ठीक है, कन्वर्जेंस ज्यादा हो जाती है जब लेंस मोटा होता है। तो पहला कारण यह हो सकता है बेटा कि आपने क्या किया, अपने लेंस को एबनॉर्मली मोटा कर लिया होगा। ये आपका लेंस था, आपने क्या किया, अपने लेंस को एबनॉर्मली मोटा कर लिया। कैसे किया होगा एबनॉर्मली मोटा? सीलियरी मसल्स का काम है लेंस को पतला मोटा करना। आपने क्या किया, आपने 25 सेंटीमीटर से किताब ना पढ़ के बार बार और नजदीक से किताब पढ़ने का प्रयास किया। सोचा और ज्यादा घुस के पढ़ेंगे तो और ज्यादा समझ में आएगा। ठीक, तो आपके आई लेंस को मैक्सिमम 25 सेंटीमीटर दबने की इजाजत थी या एबिलिटी थी, जिसे हम पावर ऑफ एकोमोडेशन कहते हैं, है ना। लेकिन आपने क्या किया, उसे 20 सेंटीमीटर तक करीब ऑब्जेक्ट को देखने के लिए दबा दिया, है ना। आपसे कहा गया था, आपसे आपके बड़ों ने भी कहा होगा दूर से पढ़ो, माने 25 सेंटीमीटर से पढ़ो। लेकिन आपने क्या किया, आपको मोबाइल का गेम खेलना था, आप 20 सेंटीमीटर नजदीक मोबाइल करके गेम खेले पड़े हैं। तो आप क्या कर रहे हैं, आप अपने लेंस को ज्यादा दबा रहे हैं। और ज्यादा एक बार दबाने से प्रॉब्लम नहीं होती बेटा, आपकी टेंडेंसी बन चुकी है अभी, अब आपकी आदत हो चुकी है। अब आप जब भी कोई चीज ध्यान से देख रहे हैं, बहुत करीब से देख रहे हैं, तो ऐसा करने से आप बार बार अपने आई लेंस को जरूरत से ज्यादा दबा रहे हैं। अब काफी दिनों तक जब आपने ये प्रैक्टिस की तो आपने क्या किया, अपने आई लेंस को मोटा कर दिया। तो आई लेंस मोटा हो गया बेटा, आई लेंस मोटा हो गया, इसका मतलब उसकी कन्वर्जेंस बढ़ गई, वो पावरफुल हो गया। ठीक, वो 25 सेंटीमीटर के ऑब्जेक्ट को रेटिना तक ले जा पा रहा था, वो इन्फिनिटी के ऑब्जेक्ट को रेटिना पर ले जा पा रहा था। लेकिन अब क्या होगा, इन्फिनिटी से आने वाली लाइट रेज को वो रेटिना तक नहीं पहुंचा पाएगा, बल्कि पहले ही कन्वर्ज हो जाएगा। कारण क्या है, कारण आपके लेंस की कन्वर्जेंस का इंक्रीज हो जाना, आपके लेंस का, आई लेंस का
एबनॉर्मली बड़ा हो जाना, आई लेंस एबनॉर्मली बिकम्स थिक। आई लेंस मोटी हो गई है, आई लेंस एबनॉर्मली मोटी हो गई है। अच्छा, मोटी होने के बाद क्या सिलियरी मसल उसको पतला नहीं कर पा रहा? नहीं कर पा रहा, नहीं कर पा रहा, तभी तो मायोपिया हो गया। अगर पतला कर लेता तो दूर से आने वाली रेस को वो रेटिना तक पहुंचा देता। रेटिना तक पहुंचाने के लिए फोकल लेंथ को इंक्रीज करना पड़ता है। फोकल लेंथ को इंक्रीज करने के लिए लेंस को पतला होना पड़ता है। लेंस को पतला होने के लिए सिलियरी मसल को खींचना पड़ता है। आपने सिलियरी मसल्स को खराब कर दिया, आपने सिलियरी मसल के खींचने की क्षमता कम कर दी। तो जब वो खींच ही नहीं पा रहा है तो यहां तक कैसे पहुंचाएगा? नहीं पहुंचा पा रहा। तो पहला कारण मायोपिया का क्या हो सकता है कि आई लेंस एबनॉर्मली मोटा हो चुका है, अब वो पतला ही नहीं हो पा रहा है, अब वो इंफिनिटी से आने वाले ऑब्जेक्ट को रेटिना तक पहुंचाने लायक दुबला नहीं हो पा रहा है। ये आपका पहला कारण हो सकता है मायोपिया का। और दूसरा कारण क्या हो सकता है? दूसरा कारण भी देख लीजिए। आपका दूसरा कारण ये हो सकता है कि आई लेंस आपकी बिल्कुल परफेक्ट है, ठीक, आई लेंस बिल्कुल परफेक्ट है, और ये देखिए आई लेंस रेटिना तक इमेज को पहुंचाने लायक भी है। समस्या कहां आई? अगर आई लेंस परफेक्ट है, इमेज रेटिना तक पहुंच रही है, तो समस्या कहां पर है मेरे बच्चों? समस्या ये है कि आपकी आई बॉल सूज गई है। आपकी आई बॉल क्या हो गई है? आपकी आई बॉल सूज गई है। ये देखिए आई बॉल सूज गई ना, दिखा दे बोर्ड, ध्यान से देख लीजिए। ये देखिए आपकी आई बॉल सूज गई है। आई बॉल सूज गई है तो क्या हो गया मैडम? तो देखिए बेटा क्या हो गया, आई बॉल अगर सूज गई है तो आपकी अब ये पुरानी वाली आई बॉल नहीं रही ना, पुरानी वाली आई बॉल नहीं रही ना, और आई लेंस बिल्कुल परफेक्ट है। तो आई लेंस की तो आदत यहीं तक इमेज पहुंचाने की थी, और आपने क्या किया? आई लेंस को सुझा लिया, सॉरी आई बॉल को सुझा लिया। तो दूसरा कारण है कि जब आपकी आई बॉल सूज जाती है तो भी देखिए इमेज आपकी रेटिना से पहले बन जा रही है। इमेज जब रेटिना से पहले बनेगी तो आपको दिखाई नहीं देगा, क्योंकि दिखाई तभी देगा जब इमेज रेटिना पर बनेगी, है ना। तो दूसरा कारण आपने क्या देखा? आई बॉल एबनॉर्मली बिकम्स बिग। आई बॉल क्या हो जा रही है? एबनॉर्मली बड़ी हो जा रही है। तो ये दो कारण आपके मायोपिया के हो सकते हैं। पहला कारण आई लेंस मोटा हो गया, आई लेंस मोटा हो गया माने कन्वर्जेंस बढ़ गई है, आई लेंस ज्यादा पावरफुल हो गया है, हद से ज्यादा पावरफुल हो गया है, और हद से ज्यादा हर चीज नुकसान करती है, ये आपको पता है ना। और दूसरा कारण आपका आई बॉल मोटा हो गया हो। इन दोनों में से कोई एक कारण हो सकता है आपके डिफेक्ट ऑफ मायोपिया के लिए, कि आप देख सकते हैं दोनों ही रीजंस में इमेज इज फॉर्म्ड बिफोर रेटिना, है ना। तो व्हेन इमेज इज फॉर्म्ड बिफोर रेटिना यू आर नॉट बीइंग एबल टू सी द ऑब्जेक्ट्स बाय योर नेकेड आईज। ये है आपका मायोपिया का डिफेक्ट। अगर आपको समझ में आ गया हो तो मैं रब करके इसका करेक्शन आपको समझाऊं, ठीक है। चलिए अब देखते हैं इसका करेक्शन कैसे करते हैं। ये देखिए मैंने मायोपिया का डिफेक्ट आपके सामने बना दिया। इन्फिनिटी से माने फार पॉइंट से आने वाली इंसिडेंट रेज बिफोर रेटिना कन्वर्ज हो जा रही हैं, और यही आपकी समस्या थी। अब आपको इस समस्या को हल करना है, तो इसका कन्वर्जेंस बढ़ गया है तो कन्वर्जेंस को डिक्रीज कर दीजिए। कन्वर्जेंस को डिक्रीज करने के लिए आपको इसका विपरीत लेंस यूज करना होगा, जिसे हम कहते हैं कॉनकेव। कन्वर्जेंस का उल्टा होता है डाइवर्जेंस। अगर आपके आई लेंस का कन्वर्जेंस बढ़ गया है तो इसके कन्वर्जेंस को डिक्रीज करने के लिए आपने क्या किया? एक डाइवर्जिंग लेंस का प्रयोग किया अपनी आंखों के सामने। अब आप देखिए जो इंसिडेंट रेज डायरेक्ट आपके आई लेंस पर पड़ने के बाद इमेज फॉर्मेशन कर रही थी, अब वो इंसिडेंट रेज सबसे पहले देखिए आई हमारी किसके पास जाएगी? हमारी आंखों के सामने उन लेंसेज के पास जाएगी जो आपने लगा रखा है स्पेक्स के रूप में, चश्मे के रूप में, ठीक है। तो अब देखिए क्या हुआ। अब जब लाइट रेज यहां तक पहुंची तो इसने क्या किया? इंसिडेंट रेज को डाइवर्ज कर दिया, ठीक है। कितना डाइवर्ज किया ये डिपेंड करता है कि कितना डाइवर्ज करने की जरूरत है ना। तो इतना डाइवर्ज कर दिया।
अब देखो इंसिडेंट रेज जब इतनी डाइवर्ज हो गई है, ये देखो इतनी डाइवर्ज हो गई है, मैं इसको पूरा डॉटेड लाइन से क्यों बना रही हूँ, मैं सीधे लाइन से बना दे रही हूँ। ये देखिए वो इंसिडेंट रेज जो पैरेलल पड़ रही थी अब वो थोड़ा सा फैल करके पड़ रही है, माने इन्फिनिटी से आने वाली इंसिडेंट रेज को इसने क्या किया, डाइवर्ज कर दिया। बेटा डाइवर्ज कर दिया तो अब इन दोनों रिफ्रैक्टेड रेज की इमेज कहां बनेगी, जहां ये मीट करेंगी। आप बताइए क्या ये आगे कहीं मीट करेंगी, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल ना। तो भाई जाहिर सी बात है पीछे कहीं मीट करेंगी, तो आपने इसको क्या किया, पीछे प्रोड्यूस किया। एकदम सीधा प्रोड्यूस करना है बेटा, बिल्कुल टेढ़ा मत करिएगा। जब आपने इसको पीछे प्रोड्यूस किया तो आपने देखा कि ये दोनों रिफ्रैक्टेड रेज इस पॉइंट पर कहीं मीट कर रही हैं, है ना। जिस पॉइंट पर ये रिफ्रैक्टेड रेज मीट कर रही है वो पॉइंट आपका कौन सा पॉइंट है, आपको पता है। आपने इंफिनिटी पर रखे ऑब्जेक्ट को आगे खिसका दिया है ना। इंफिनिटी पर रखे ऑब्जेक्ट की इमेज इंफिनिटी से पहले आपने बना दी बाय द हेल्प ऑफ दिस डाइवर्जिंग लेंस। अब इंफिनिटी से आ रही थी रेज तो यहां पहुंच रही थी, अब यहां से आएगी तो आगे जाएगी कि नहीं जाएगी। बहुत दूर से आपकी इंसिडेंट रेज ऑब्जेक्ट बहुत दूर रखा था तो इमेज यहां बन रही थी, आपने ऑब्जेक्ट को उठा करके यहां रख दिया, यहां रख दिया। देखो जहां पर हमने इंटरसेक्शन कराया यहां पर रख दिया। जब ऑब्जेक्ट को उठाकर इंफिनिटी से यहां रख दिया मेरे बच्चों तो ऑब्जेक्ट करीब हो गया ना, है ना। आपकी फार पॉइंट डिस्टर्ब थी, आपको दूर की चीज नहीं दिख रही थी, आपने दूर की चीज को उठा करके यहां पर रख दिया, तो अब यहां पर रखिए तो अब ये ऑब्जेक्ट आपको इमेज बना कर देगा कहां पर, एट रेटिना। तो यहां से इमेज मिलेगी आपको रेटिना पर। यह है मायोपिया का करेक्शन। कैसे करेक्शन किया, बाय यूजिंग कॉनकेव लेंस, जिसे हम डाइवर्जिंग लेंस भी बोलते हैं, ठीक है। तो व्हाट इज द क्योर ऑफ मायोपिया, द क्योर ऑफ नॉट क्योर बट करेक्शन। व्हाट इज द करेक्शन ऑफ मायोपिया, कॉनकेव लेंस इज द करेक्शन ऑफ मायोपिया। अब इससे आपका डिफेक्ट जो था करेक्ट हुआ है, क्योर नहीं हुआ है। इज दैट क्लियर। मायोपिया का करेक्शन कैसे किया, हमने इंफिनिटी के ऑब्जेक्ट को करीब कर दिया, इंफिनिटी का ऑब्जेक्ट करीब हो गया तो अब यहां की रेज यहां पर कन्वर्ज हो जाएंगी। हमने इसे कन्वर्जेंस को डिक्रीज कर दिया बाय डाइवर्जिंग पैरेलल इंसिडेंट रेज। दिस इज ऑल अबाउट द क्योर ऑफ मायोपिया। अब मायोपिया का न्यूमेरिकल जब आपको दिया जाएगा तो क्वेश्चन कहेगा कि एक पर्सन 40 सेंटीमीटर पर रखे ऑब्जेक्ट को पढ़ सकता है। ध्यान से सुनिएगा, एक ऑब्जेक्ट 40 सेंटीमीटर पर रखे ऑब्जेक्ट को पढ़ सकता है तो उसे कितने पावर की लेंस की जरूरत है। अगर वो 40 सेंटीमीटर पर रखे ऑब्जेक्ट को पढ़ सकता है माने 50 पर रखे ऑब्जेक्ट को नहीं पढ़ सकता, 60 पर रखे ऑब्जेक्ट को नहीं पढ़ सकता, माने 40 से आप 41 पे भी जाओगे तो भी उसके लिए ब्लर हो जाएगा, है ना। अगर कोई बंदा 40 पर रखे ऑब्जेक्ट को पढ़ सकता है इसका मतलब उसका I'40 है। इज दैट क्लियर। इसका मतलब उसके इंफिनिटी को I' पर लाना है। I' क्या है, 40 है। अगर कोई बंदा 40 सेंटीमीटर पर रखे ऑब्जेक्ट को पढ़ सकता है तो इंफिनिटी को 40 सेंटीमीटर पर जब तक आप नहीं लाएंगे वो व्यक्ति नहीं पढ़ पाएगा। तो इसका क्योर कैसे होगा, इंफिनिटी को ऑब्जेक्ट मानिए, 40 को इमेज मानिए, u आपका इंफिनिटी हो गया, v आपका 40 हो गया, साइन कन्वेंशन के हिसाब से v निगेटिव होगा, u v आपको मिल चुका है, फोकल लेंथ निकाल लीजिए बाय लेंस फॉर्मूला 1/f = 1/v - 1/u। यहां से आपको फोकल लेंथ निगेटिव में मिल जाएगा और फोकल लेंथ मिल गया तो पावर मिल जाएगी। p = 1 फोकल लेंथ इन मीटर्स। बहुत आसान होता है बेटा मायोपिया का सवाल करना, बशर्ते आप u और v को पहचान पाए तो एक आध सवाल मैं आपको मायोपिया का करा चुकी हूं, वैसे मैंने प्रीवियस क्लास में कराया है, लेकिन मैं आपको कुछ सवाल और अभी लगे हाथ करा दूं ताकि आपके लिए मायोपिया आसान हो जाए, बेहद आसान हो जाए। देखिए जो क्वेश्चन लिखा हुआ है आपके सामने, मायोपिया का क्वेश्चन है, अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम मायोपिया कैन सी क्लियरली अप टू अ डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर। माने एक पर्सन है जो 2 मीटर तक रखी हुई हर चीज, हर ऑब्जेक्ट को देख सकता है, पढ़ सकता है, क्लियरली पहचान सकता है, लेकिन इस 2 मीटर से ज्यादा अगर दूरी हुई तो वो नहीं देख सकता, है ना। तो व्हाट इज द नेचर एंड पावर ऑफ लेंस रिक्वायर्ड टू रेक्टिफाई दिस डिफेक्ट।
इस डिफेक्ट को रेक्टिफाई माने करेक्ट माने सही करने के लिए उसे क्या नेचर लेना पड़ेगा, लेंस का कौन सा नेचर प्रयोग करना पड़ेगा? तो जाहिर सी बात है कन्वर्जेंस इंक्रीज हुई है, मायोपिया है, तो डाइवर्जिंग लेंस यूज करोगे जो कि कॉनकेव होता है। ये तो पता चल गया कि व्हाट इज द नेचर ऑफ लेंस, है ना। नेचर क्या होगा? डाइवर्जिंग नेचर होगा। लेंस का नाम क्या होगा? कॉनकेव होगा। अब पूछ रहा है व्हाट इज द पावर ऑफ लेंस रिक्वायर्ड टू रेक्टिफाई दिस डिफेक्ट। क्या होगी उस कॉनकेव लेंस की पावर? जरा ध्यान से देखिए, हमारी प्रॉब्लम क्या थी? हमारी प्रॉब्लम ये थी, या इस मायोपिक बंदे की प्रॉब्लम ये थी कि ये देखो कहां है, 2 मीटर तक रखे ऑब्जेक्ट को देख सकता है, माने इंफिनिटी से आने वाली इंसिडेंट रेज, इंफिनिटी से आने वाली इंसिडेंट रेज जब तक 2 मीटर पर नहीं लाई जाएंगी तब तक बंदा नहीं देख पाएगा। माने आपका जो यहां पर आप लेंस लगाओगे, जो डाइवर्जिंग लेंस लगाओगे, वो डाइवर्जिंग लेंस हमारी इंसिडेंट रेस को कितना कन्वर्ज कर दे, सॉरी कितना डाइवर्ज कर दे, उतना डाइवर्ज कर दे, उतना डाइवर्ज कर दे जितने से इमेज यहां बन जाए। देखो इसको कैसे बनाया जाता है, ये देखो इतना डाइवर्ज करने की जरूरत है, ये देखो इतना डाइवर्ज करने की जरूरत है, ये देखो। अगर आपके आई लेंस के सामने रखे हुए स्पेक्ट ने लाइट को इतना डाइवर्ज कर दिया तो देखो इसकी इमेज कहां बन रही है, ये देखो ये यहां बन रही है, माने ये है 2 मीटर, है ना, ये है 2 मीटर। हमको इंफिनिटी से उठा करके ऑब्जेक्ट को कहां पटकना है? इंफिनिटी से उठा करके ऑब्जेक्ट को 2 मीटर पर पटकना है। हमको मायोपिया के सवाल में u और v अगर ढूंढना है तो यही तरीका होता है बेटा u और v ढूंढने का। अब जब आप यहां पर i डैश ले आओगे, सॉरी o डैश ऑब्जेक्ट, जब यहां ऑब्जेक्ट कहां था? इंफिनिटी पर था तो दिखाई नहीं दे रहा था, माने 2 मीटर के बाद की डिस्टेंस आपको दिखाई नहीं देगी, तो 2 मीटर के बाद बेटा हम इंफिनिटी मान लेंगे। और अब जाकर के जब तक उस इंफिनिटी को आप 2 मीटर पर नहीं लाओगे इमेज रेटिना तक नहीं पहुंचेगी। खुद ही क्वेश्चन कह रहा है कि वो 2 मीटर तक की चीजों को देख सकता है, माने 2 मीटर से पहले जो सारी की सारी इंसिडेंट रेज रेटिना तक पहुंचेंगी और 2 मीटर से जैसे दूर ऑब्जेक्ट होगा ऑब्जेक्ट की इमेज रेटिना तक नहीं पहुंचेगी, रेटिना के पहले ही कन्वर्ज हो जाएगी। माने 2 मीटर के बाद के सारे डिस्टेंसेस को इंफिनिटी मान लीजिए। और सवाल को कैसे हल करेंगे देखिए, हमने क्या माना? ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर था, उसकी इमेज आपको 2 मीटर पर लानी है, ठीक। तो u इंफिनिटी बन गया और v 2 मीटर बन गया। अब तो शायद हो गया होगा सवाल कि अभी भी कुछ बाकी है। 1/f। अब देखो साइन कन्वेंशन जरूर लगाइएगा, साइन कन्वेंशन के हिसाब से ये निगेटिव हो जाएगा क्योंकि डिस्टेंसेस ऑपोजिट टू इंसिडेंट रेज आर ऑलवेज कैलकुलेटेड निगेटिव। हाँ, तो ये निगेटिव हो गया। 1/f 1/v माइनस 1/u लगा दीजिए, 1/v माइनस 2 माइनस 1/v इंफिनिटी। तो ये 1/इंफिनिटी आपको मैथमेटिक्स आती होगी, 0 हो जाएगा। तो 1/f बराबर -1/2, तो f बराबर -2 मीटर आ गया। f मिल गया बेटा, तो पावर का फॉर्मूला 1/f इन मीटर होता है और मीटर में ही आपने फोकल लेंथ निकाल रखा है, तो ये 1/-2 हो जाएगा। तो देखिए पावर क्या आ रही है -0.5 डायोप्टर। Isn't it very easy? इजी है कि नहीं बताओ, है ना। तो टफ क्या था इसमें बताओ? टफ था बेटा u और v पहचानना। ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है। अगर मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करूं, देखिए आप लोग का दिमाग चलता है कि नहीं चलता है। A person suffering from myopia can see clearly up to a distance of 2 मीटर, ये क्वेश्चन था। अगर यहीं से मैं क्वेश्चन में कुछ ऐड कर दूं कि person wants to see या wants to read लिख दें, wants to read a book at 3 मीटर। हमने छोटा सा क्या किया, क्वेश्चन में एडिशन किया है आपकी समझ को बढ़ाने के लिए। हमने यहीं से क्वेश्चन जोड़ दिया। क्वेश्चन कह रहा है अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम मायोपिया कैन सी अप टू अ डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर, और वो 3 मीटर पर रखे हुए ऑब्जेक्ट की को रीड करना चाहता है। बताओ वो कर पाएगा रीड
3 मीटर पर रखे ऑब्जेक्ट को क्या वो रीड कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। इसका मतलब अब इस सवाल में क्या करना है, देखो ये जो इन्फिनिटी था ना बेटा, इस इन्फिनिटी को क्या कर दीजिए, 3 कर दीजिए, है ना, 3 मीटर, माने वो 3 मीटर उसके लिए इन्फिनिटी हो गया है, वो इन्फिनिटी जिसे वो नहीं पढ़ सकता। इस मायोपिक बंदे की इन्फिनिटी निश्चित हो चुकी है 2 मीटर तक। ये 2 मीटर से दूर के ऑब्जेक्ट को नहीं पढ़ पाएगा, माने 3 मीटर के ऑब्जेक्ट को पढ़ना है तो 3 मीटर के ऑब्जेक्ट को उठा करके 2 मीटर पर लाना होगा। तो यहां पर आपको u3 मानना होगा, यहां पर आपको u क्या मानना होगा, 3 मीटर मानना होगा। देखो पिछले क्वेश्चन में नहीं बताया था ना कि वो कितने दूर की चीज को पढ़ना चाहता है, लेकिन इस क्वेश्चन में इसने कहा कि वो 3 मीटर पर रखी किताब को पढ़ना चाहता है। अगर वो 3 मीटर के रखी किताब को पढ़ना चाहता है तो नेकेड आई से नहीं पढ़ सकता, उसको चश्मा लगाना पड़ेगा, और चश्मा लगाएगा तो 3 मीटर का ऑब्जेक्ट उठ करके 2 मीटर पर आ जाएगा, है ना। तो 3 मीटर आपका ऑब्जेक्ट बना और 2 मीटर पर उसकी इमेज बनी है, तो वो v हो गया। अब आपके सवाल में फिर कोई दम नहीं रह गया, दम सिर्फ इतना था कि u क्या है और v क्या है। अब कुछ नहीं है बेटा, इन्फिनिटी की जगह आपको 3 रख देना है, साइन कन्वेंशन के हिसाब से u निगेटिव होगा, ये माइनस हो जाएगा, यहाँ पर +1/3 हो जाएगा। अब बेटा आप मैथमेटिक्स लगा करके इसको सॉल्व कर लीजिए। कहिए तो मैं सॉल्व करके दिखा दूं, नहीं तो आप कहेंगे मैम आपको गणित नहीं आती है। भाई कहने को तो कुछ भी कह सकते हैं ना, ऑनलाइन क्लास है। तो आप इसको सॉल्व कर लीजिए। 2 3 का एलसीएम क्या होगा, 6 होगा, ये हो जाएगा -3, ये हो जाएगा +2, ये हो जाएगा -1/6। तो फोकल लेंथ यहाँ पर आपको मीटर है ना बेटा, तो यहाँ फोकल लेंथ आपको -6 मीटर मिल गई। देखिए अब यहाँ -6 रख दीजिए, तो ये 1/-6 हो गया। पावर क्या हो जाएगी, डिवाइड कर लीजिए, 0 माइनस में आएगी पावर, देखिएगा -0.6 × 6 46 6 × 36, है ना, 0.16 डायोप्टर इसकी पावर हो गई। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही है, बोलो भाई, इज दैट क्लियर। इतने डायोप्टर का अगर लेंस होगा तो वो देख लेगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मुझे लगता है अगर आपने इस सवाल को ध्यान से समझ लिया है तो मायोपिया का कोई भी सवाल आपके लिए कठिन नहीं है, कोई भी सवाल कठिन नहीं है। ध्यान क्या देना है कि कहां से उठा करके कहां पटकना है ना। ध्यान क्या देना है कि मायोपिया का इन्फिनिटी क्या हो चुका है, मायोपिक बंदे का इन्फिनिटी क्या हो चुका है। इस क्वेश्चन में अगर मैं आपसे पूछूं, बताओ मायोपिक बंदे की इन्फिनिटी क्या हो चुकी है, 2 हो चुकी है बेटा। 2 उसकी लास्ट पॉइंट है, 2 उसका लास्ट पॉइंट है। लास्ट पॉइंट इन्फिनिटी होता है बेटा, जिसके बियॉन्ड नहीं देखा जा सकता। इस मायोपिक बंदे का इन्फिनिटी 2 हो चुका है, तो नकली इन्फिनिटी तक पहुंचाया जाएगा असली इन्फिनिटी को, ठीक है। तो मायोपिया का सवाल करिए, ना हो तो पूछिए। अगर आपने ध्यान से इस न्यूमेरिकल को देखा है तो मायोपिया का सवाल बहुत आसानी से आप कर लेंगे। चलिए अब शुरू करते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया HYPERMETROPIA। हाइपरमेट्रोपिया जैसा कि मैंने अभी आपसे बताया, इसे नियर साइटेडनेस नहीं, इसे फार साइटेडनेस बोलते हैं, इसे फार साइटेडनेस बोलते हैं, और हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष माने दूर का दिख रहा है, नजदीक का प्रॉब्लम है। आपने कभी अपने पापा को या चलो तो पापा तो आपके बहुत जवान होंगे, आपने कभी अपने दादी को या बाबा को न्यूज़पेपर पढ़ते देखा है? ऐसे पढ़ते हैं बेटा, इतनी दूर से, ऐसे, है ना। इतनी दूर से न्यूज़पेपर कौन पढ़ता है यार? क्यों पढ़ते इतनी दूर से वो? क्योंकि उनका नियर की दृष्टि खराब हो चुकी है। वो जब तक 1 हैंड डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट को नहीं ले जाएंगे उनको दिखाई नहीं देगा साफ साफ। आपने अपनी दादी को कभी स्वेटर बुनते देखा है? इतनी दूर से स्वेटर बुनती है बेटा। अगर उनसे कहो सुई में धागा डाल दीजिए दादी, तो वो इतनी दूर से धागा डालती है, इतनी दूर से धागा डालती है। कभी आपने देखा है, ऑब्जर्व किया है? ऑब्जर्वेशन बढ़ाओ बेटा अपने आसपास का। आपके आसपास के ऑब्जर्वेशन आपको बहुत सारी साइंस की बातें बताते हैं। इतनी दूर से सुई में धागा डाल रही है दादी, और हम इतनी नजदीक से डालते हैं, है ना, क्योंकि हमारा नियर पॉइंट अच्छा है, दूर का खराब है। उनकी दूर की दृष्टि अच्छी है, उनका नियर पॉइंट खराब है, उनको निकट की दृष्टि का दोष है।
उनकी दूर की दृष्टि अच्छी है, बाका जवान है, उनका फार साइट है ना, तो फार साइट उनका अच्छा है, इसीलिए वो दूर से सुई में धागा डाल पाती हैं। नियर साइट उनका खराब है, इसीलिए वो नजदीक से सुई में धागा नहीं डाल पाती हैं। आपके बाबा इतनी नजदीक से न्यूज़पेपर नहीं पढ़ पाते हैं, इतनी दूर से न्यूज़पेपर पढ़ पाते हैं, क्योंकि उनका दूर का उनका नियर पॉइंट 1 हैंड डिस्टेंस पर चला गया है। ये एक रफली मैं हाइपरमेट्रोपिया के बारे में ऐसे समझाती हूँ कि नियर पॉइंट अब कहाँ है, एट एन आर्म्स लेंथ। एट एन आर्म्स लेंथ माने एक हाथ की दूरी पर 25 सेंटीमीटर से दूर चला गया उनका नियर पॉइंट। अब ये कैसे होता है, देखो ये है आपकी नॉर्मल आंखें, जिसका नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर अगर नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर हो तो इमेज इज फॉर्म्ड एट रेटिना। ये नॉर्मल आइज है ना, ये इमेज बन गई, ये नॉर्मल आइज है। अब इसको हाइपरमेट्रोपिक देखो हम कैसे बना रहे हैं। क्या हुआ होगा, हाइपरमेट्रोपिया क्यों हुआ होगा आपके बाबा को? वैसे तो ये बुढ़ापे में हुआ करता था, लेकिन अब बेटा ये बच्चों में भी पाया जा रहा है। अगर ये बच्चों में भी पाया, पहले तो हम देखें कि बुढ़ापे में अगर हाइपरमेट्रोपिया होता है तो प्रॉब्लम क्या होती है। बेटा आपने देखा होगा दादी के हाथ में, ये जो हाथ है ना, कभी आपने इस हाथ में यहाँ चुटकी बनाई है दादी के, यहाँ ऐसे करके चुटकी बनाई है, ऐसे करके, ये देखो मैं दिखाती हूँ, ऐसे करके दादी के हाथ में आज चुटकी बनाइएगा बेटा, ऐसे चुटकी बनी रह जाएगी। मजा आती है, बहुत मजा आती है। दादी के हाथ में कहीं पे भी आप चुटकी बनाएंगे वो चुटकी बनी रह जाएगी। क्यों बनी रह जाएगी बेटा? क्योंकि उनकी स्किन जो है ना बेटा श्रिंक कर गई है ना, श्रिंक कर गई है। अच्छा, तो यहां पर क्या हुआ होगा, बुढ़ापे की वजह से जो आई बॉल है ना ये श्रिंक कर गया होगा। अब देखो ये नॉर्मल आंखें थी आपके बाबा की जवानी वाली आंखें, और अब बाबा बुढ़े हो चुके हैं तो उनकी आई बॉल क्या कर गई, श्रिंक कर गई, श्रिंक करके छोटी हो गई। अब बेटा जब श्रिंक कर गई है तो ये उनके सपनों का रेटिना कहाँ चला गया, सपनों का रेटिना चला गया पीछे, सपनों का रेटिना आगे था और नया रेटिना पीछे आ चुका है। तो जब नया रेटिना ये है तो इमेज तो यहां बननी चाहिए, इमेज कहां भाग जा रही है, बियॉन्ड रेटिना। यही प्रॉब्लम होती है बेटा। दिस मे बी द फर्स्ट कॉज ऑफ हाइपरमेट्रोपिया। पहले ये सोचा जाता था कि हाइपरमेट्रोपिया बुढ़े लोगों को होती है ना, जिसमें आई बॉल श्रिंक हो जाती है। आई बॉल क्या हो जाती है, आई बॉल एबनॉर्मली श्रिंक्स या एबनॉर्मली बिकम्स शॉर्ट। आई बॉल abnormally becomes small, abnormally छोटी हो जाती है ना। जब आई बॉल एबनॉर्मली छोटी हो जाएगी तो इमेज जाहिर सी बात है रेटिना के आगे चली जाएगी। लेकिन जब हमने देखा कि ये छोटे बच्चों में भी मिल रही है भैया, अब छोटे बच्चों में क्यों मिल रही है, तो इसका डीप स्टडी हुआ तो पता चला कि ये भी तो हो सकता है कि आपकी आई लेंस जो है वो स्ट्रेच हो चुकी है, आई लेंस एबनॉर्मली पतली हो चुकी है, जिसकी वजह से 25 सेंटीमीटर या नियर पॉइंट से आने वाली ऑब्जेक्ट दूर तक पहुंच जा रही है। इसका कन्वर्जेंस एबनॉर्मली डिक्रीज कर गया है ना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्या हो गया होगा, आई लेंस एबनॉर्मली बिकम्स थिन माने पतली, आई लेंस इतनी पतली हो गई और पतली माने वीक हो गई, वीक माने कन्वर्जेंस बहुत घट गया, कन्वर्जेंस घट गया माने डाइवर्जेंस बढ़ गया। बेटा डाइवर्जेंस बढ़ गया है, कन्वर्जेंस घट गया है, तो कन्वर्ज नहीं हो पा रहा है रेटिना तक, रेटिना के आगे चली जा रही है इमेज। तो आपके हाइपरमेट्रोपिया का बेटा दो ही कारण हो सकता है, या तो आपकी आई बॉल श्रिंक कर गई हो, या तो आपका आई लेंस पतला हो गया हो। मायोपिया में क्या था, आई बॉल एबनॉर्मली मोटी हो जाए, सूज जा रही थी ना, सूज जा रही थी, तो इमेज वाज बीइंग फॉर्म्ड बिफोर रेटिना, और यहाँ पर आई बॉल श्रिंक कर रही है तो इमेज इज फॉर्म्ड बियॉन्ड रेटिना, है ना। वहां पर क्या था, मायोपिया में आई लेंस एबनॉर्मली मोटा हो जा रहा था, यहाँ पर आई लेंस एबनॉर्मली पतला हो जा रहा है। ठीक है, डिफरेंस समझ में आ रहा है कंपैरेटिवली। तो दिस इज ऑल अबाउट योर हाइपरमेट्रोपिया। अब सवाल ये है कि हाइपरमेट्रोपिया का करेक्शन कैसे किया जाए।
हाइपरमेट्रोपिया का करेक्शन बिल्कुल अगर आप सोच पा रहे हैं जैसे मैंने मायोपिया सिखाया था बेटा, हाइपरमेट्रोपिया में कन्वर्जेंस घट गई है। हाइपरमेट्रोपिया में क्या हो गया है, कन्वर्जेंस घट गई है। कैसे घट गई है, ये देखो, ये आई बॉल थी, ये नियर पॉइंट था, ये आई लेंस है, और ये देखो नियर पॉइंट से इंसिडेंट रेज आ रही थी और दूर जाकर के कहीं कन्वर्ज हो रही थी। तो इमेज वॉज बीइंग फॉर्म्ड बियॉन्ड रेटिना, इमेज बियॉन्ड रेटिना बन रही थी। इसकी कन्वर्जेंस घट गई है। बताओ, कन्वर्जेंस अगर घट गई है माने डिक्रीज कर गई है, तो इसको इंक्रीज करने की जरूरत है ना। बोलो, तो किसी भी चीज को बढ़ाना हो तो जोड़ोगे कि घटाओगे? जोड़ोगे। तो अगर कन्वर्जेंस घटी है तो कन्वर्जेंस को जोड़ दीजिए भाई, यहां पर एक और कन्वर्जिंग लेंस लगा दीजिए, है ना। जो काम एक कन्वर्जिंग लेंस नहीं कर पा रहा था वो दो कन्वर्जिंग लेंस मिल करके कर ले जाएंगे। इसकी कन्वर्जेंस कम हो चुकी है तो इसकी कन्वर्जेंस को जोड़ करके एक और कन्वर्जिंग लेंस को जोड़ करके इसकी कन्वर्जेंस को इंक्रीज कर दीजिए। तो बेटा हाइपरमेट्रोपिया का जो करेक्शन होता है वो कन्वर्जिंग लेंस के साथ होता है। आपके चश्मों में कौन सा लेंस होना चाहिए? कन्वर्जिंग लेंस होना चाहिए। तो व्हाट इज द करेक्शन ऑफ हाइपरमेट्रोपिया? कॉन्वेक्स लेंस, CONVEX, कॉन्वेक्स लेंस, जिसे कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं। बच्चे इस बात को बहुत रटते हैं बेटा कि मायोपी का क्योर है कॉनकेव, हाइपरमेट्रोपिया का क्योर है कॉन्वेक्स। क्यों रटते हो भाई? अगर आपको पता है कि मायोपिया का मतलब इंक्रीज इन कन्वर्जेंस है तो डिक्रीज करने की जरूरत है, तो आपको उल्टा नेचर का लगाना पड़ेगा, माने कॉनकेव लगाना पड़ेगा। और अगर आपको यह पता है कि हाइपरमेट्रोपिया का मतलब डिक्रीज इन कन्वर्जेंस है तो आप इसके कन्वर्जेंस को इंक्रीज करिए, तो कन्वर्जिंग के साथ कन्वर्जिंग को लगाना पड़ेगा, कॉन्वेक्स होगा इसका क्योर, है ना। तो रटना कुछ भी नहीं होता बेटा। अगर आप साइंस में कुछ भी रट रहे हैं तो समस्या है आपके कॉन्सेप्ट के साथ। साइंस में कुछ भी नहीं रटा जाता, साइंस में सिर्फ बेहतरीन तरीके से समझा जाता है, और आप जितनी बेहतरीन तरीके से समझेंगे उतना आसान आपको साइंस लगेगा और आपको साइंस से प्यार हो जाएगा, है ना। तो अब चलिए इसका क्योर हम आपको करके दिखाते हैं बाकायदा बोर्ड पर। देखिए, ये जो नियर पॉइंट था हमारा ये डिस्टर्ब है, निकट की दृष्टि का दोष है, माने नियर पॉइंट डिस्टर्ब है। तो इंसिडेंट रेज जब डायरेक्ट लेंस पर पड़ रही थी तो बाहर भाग जा रही थी रेटिना के बाहर। अब इसको सबसे पहले सामना करना पड़ेगा हमारे कन्वर्जिंग लेंस माने कॉनकेव का। तो ये कन्वर्जिंग नेचर का है, ये क्या करेगा, ये यहां पर लाइट आते ही कन्वर्ज हो जाएगी। देखो ये हो जाएगी, ये हो गई। अब देखो कन्वर्ज करिएगा, पैरेलल मत कर दीजिएगा, ध्यान रखिएगा बेटा, करेक्शन में कन्वर्ज करिएगा, पैरेलल मत कर दीजिएगा, क्योंकि पैरेलल करेंगे तो कहीं मीट ही नहीं करेगा। देखो हम कन्वर्ज करने का प्रयास करेंगे, देखो कन्वर्ज हो गया। अगर आप थोड़ा सा जूम करके देखेंगे तो आपको दिखेगा कि जो इतनी डाइवर्ज थी उसको थोड़ा सा कन्वर्ज कर दिया हमारे इस कन्वर्जिंग लेंस ने। तो देखो अब इसकी इमेज अभी भी कन्वर्ज हुआ है बेटा, लेकिन अभी भी पूरा का पूरा यहां से अगर इसको बढ़ाओगे तो डाइवर्ज ही करता रहेगा। इतना ज्यादा डाइवर्ज था तो इसने थोड़ा सा कन्वर्ज किया है बस, ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा कन्वर्ज किया तो आगे जाकर कहीं नहीं मीट करेगा। व्हेन यू विल प्रोड्यूस इट बैक, जब आप इसको पीछे बढ़ाएंगे तो आप देखेंगे कि ये देखिए कहां जाकर मीट कर रहा है, एकदम स्वतंत्र रूप से मीट करना चाहिए, स्केल से मीट कराइएगा। ये देखिए यहां जाकर मीट कर रहा है, माने आपने क्या किया, अपने नियर पॉइंट को खिसका करके अपना एक नया नियर पॉइंट क्रिएट कर लिया। समझ रहे नहीं समझ रहे भाई? जब आपके दादाजी का नियर पॉइंट आर्म्स लेंथ पर चला गया है तो नियर पॉइंट को आर्म्स लेंथ पर भेजिए भी तो। कैसे भेजेंगे? चश्मे की मदद से देखिए हमने ओरिजिनल नियर पॉइंट को एन डैश में कैसे कन्वर्ट कर दिया। अब यहां से इमेज आगे भाग रही थी ना, लेकिन यहां से इमेज आगे थोड़ी भागेगी। जब इसको पकड़ के पीछे किए हो तो ये भी तो पकड़ के पीछे आ जाएगा। तो देखो अब आपकी इमेज रेटिना पर कन्वर्ज हो जाएगी, आपके दादाजी की समस्या सॉल्व हो गई, है ना। बोलो भाई। अच्छा, दादाजी ही मैं बार बार क्यों कह रही हूं, ये तो बच्चों को भी हो सकता है। तो कोई भी व्यक्ति अगर हाइपरमेट्रोपिक है तो हम क्या करेंगे, उसके आर्म्स लेंथ को उठा करके उसके नियर पॉइंट पर ले आएंगे, है ना। उसका नियर पॉइंट जो कि 25 सेंटीमीटर होता है वो कहां चला गया है, एट एन आर्म्स लेंथ चला गया है। देखो
नियर पॉइंट कहाँ चला गया, आर्म्स लेंथ पर चला गया है ना। तो हमने क्या किया, इसकी वर्चुअल इमेज हम यहाँ बना देंगे। ये वर्चुअल इमेज ही तो है बेटा, नहीं बहरहाल ये तो रियल मीटिंग हो रही है, तो ये रियल इमेज है, माने इसकी इमेज उठा करके हमको यहाँ बना देनी है। क्यों, क्योंकि आपकी नकली नियर पॉइंट यहाँ पर लाई कर रही है, असली नियर पॉइंट तो 25 सेंटीमीटर पे ही होती थी, होती है, होती रहेगी। हाइपरमेट्रोपिक बंदा भी अपना नियर पॉइंट खराब कर लेता है और मायोपिक बंदा भी खराब कर लेता है। भाई देखो, मायोपिक का नियर पॉइंट आगे खिसक आता है और हाइपरमेट्रोपिक का नियर पॉइंट दूर भाग जाता है ना। मायोपिक का फार पॉइंट करीब आ जाता है, हाइपरमेट्रोपिक का फार पॉइंट भी दूर भाग जाता है ना। ये है हमारा डिफेक्ट ऑफ विजन और उसका क्योर। हाउ डिड यू क्योर इट, बाय यूजिंग सेम नेचर ऑफ लेंस। सेम नेचर क्यों, क्योंकि कन्वर्जेंस को बढ़ाना है। डिफरेंट नेचर क्यों, जब कन्वर्जेंस को घटाना है। कन्वर्जेंस को मायोपिक में घटाया जाता है और हाइपरमेट्रोपिक में बढ़ाया जाता है। लगे हाथ में आपको हाइपरमेट्रोपिया का एक सवाल करके दिखाऊंगी, तब आपको मजा आएगा कि आपको हाइपरमेट्रोपिया समझ में भी आया है कि बस ऐसे ही। आप देखिए फिगर को जल्दी से जूम करके देख लीजिए, इसका कंस्ट्रक्शन सीख लीजिए, बहुत एग्जाम में पूछा जाता है, बनाने को आता है। चलिए अब शुरू करते हैं न्यूमेरिकल। आपका सवाल आपके सामने मौजूद है। द नियर पॉइंट ऑफ a person suffering from hypermetropia is at 50 centimeter from his eyes. What is the nature and power of lens needed to correct this defect? आप सोचिए 50 सेंटीमीटर उसका नियर पॉइंट है, क्या ये सही है? क्या नियर पॉइंट 50 होना चाहिए? नहीं होना चाहिए ना बेटा, मगर इनका है। माने 25 सेंटीमीटर तक नॉर्मल बंदा पढ़ पाता है और इनका नियर पॉइंट कहाँ चला गया है, एट एन आर्म्स लेंथ। माने 25 से खिसक कर 50 पर चला गया है। माने आपको 25 से उठा करके 50 पर इमेज बनानी पड़ेगी नियर पॉइंट की, अन्यथा ये बंदा नहीं देख पाएगा। समझ में आ रहा है? द नियर पॉइंट ऑफ अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम हाइपरमेट्रोपिया इज एट 50 सेंटीमीटर फ्रॉम हिज आईज। भैया आईज बना करके मैं आपको फिर से दिखा दूं ताकि आप हाइपरमेट्रोपिया को फील कर पाए। ये देखिए हाइपरमेट्रोपिक आंखें हैं और ये 25 सेंटीमीटर है बेटा। 25 सेंटीमीटर की इमेज भाग जा रही है आगे, है ना। 25 सेंटीमीटर की इमेज भाग जा रही है आगे। आपको क्या करना है, आपको एक ऐसा लेंस लगा देना है जो 25 सेंटीमीटर के नियर पॉइंट को उठाकर 50 सेंटीमीटर तक पहुंचा दे। कैसे होगा, ये क्या करेगा, ये इतना कन्वर्ज कर देगा, इतना कन्वर्ज कर देगा। तो मैं थोड़ा सा ट्रिकी हूं तो मुझे आता है ये सब करना। ये देखो इतना कन्वर्ज करेगा ये, माने यहां से इतना कन्वर्ज कर देगा। तो जब पीछे इंक्रीज करोगे तो 50 पर इसकी नई इमेज बन जाएगी। नियर पॉइंट की नई इमेज में कहां बनाना चाहती हूँ, 50 पर। ये एन डैश है बेटा, है ना। तो अब जाकर के ये इमेज रेटिना पर आपको कन्वर्ज होती दिखेगी। तो देखो इस क्वेश्चन में क्या कर रहे हैं, एन को उठा करके एन डैश तक पहुंचाना है। एन को उठा करके एन डैश तक पहुंचाना है, माने कि अगर आप ऑब्जेक्ट को 25 सेंटीमीटर रखोगे तो इस 25 सेंटीमीटर की इमेज कहां बनानी, 50 सेंटीमीटर पर। तो v को आपको 50 सेंटीमीटर मानना पड़ेगा। आपको पता है कि u और v साइन कन्वेंशन के हिसाब से निगेटिव होगा। डिस्टेंसेस ऑपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रेज आर टेकन नेगेटिव। तो यही आपको सीखना है बेटा हाइपरमेट्रोपिया में, बिल्कुल वैसे जैसे मायोपिया में मैंने आपको सिखाया था, u और v को ढूंढना है ना। तो 25 सेंटीमीटर के नियर पॉइंट को उठाकर 50 पर करना है। u और v आपको मिल चुका है, तो 1/f = 1/v माइनस 1/u लगा दीजिए। 1/v माइनस 50 माइनस 1/u माइनस 25। बेटा 50 25 का एलसीएम 50 होगा। ये हो जाएगा -1 + 2 -1 + 2 1/50। तो ये देखिए फोकल लेंथ आ गया आपका 50 प्लस के साथ 50 सेंटीमीटर। अगर आपने ध्यान से लेंसेज को पढ़ा है तो फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स इज ऑलवेज पॉजिटिव, है ना।
तो अब देखो पावर निकाल लीजिए, पावर बराबर होता है 1 अपॉन फोकल लेंथ इन मीटर। ध्यान दीजिएगा, हम लोग पावर निकालने में बहुत मिस्टेक करते हैं। यहाँ पर फोकल लेंथ को मीटर में रखना है और आपने फोकल लेंथ को सेंटीमीटर में कैलकुलेट किया है, तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से आप डिवाइड कर दीजिए, तो इट विल बिकम 500 अपॉन 100 मीटर। तो पावर हो जाएगा बेटा 1 अपॉन 50 अपॉन 100, तो ऊपर 100 चला जाएगा, 0 0 कैंसिल, 2 डायोप्टर विद पॉजिटिव साइन। तो इस हाइपरमेट्रोपिक बंदे को 2 डायोप्टर की पावर का कॉन्वेक्स लेंस लगाने की जरूरत है अगर इसका नियर पॉइंट खिसक के 50 सेंटीमीटर तक जा चुका है। बेटा हाइपरमेट्रोपिया हो चाहे मायोपिया हो, यू और वी पहचानने की प्रैक्टिस कीजिए। यू और वी जितना बेहतरीन पहचानिएगा उतना बेहतरीन तरीके से आप इसके न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अच्छा, एस्टिग्मेटिज्म, बेटा एस्टिग्मेटिज्म में सिलेंड्रिकल लेंसेज का यूज करते हैं। क्लास 12th में इसको विधिवत आपको पढ़ाया जाएगा। हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन में को प्रॉपरली देखने में प्रॉब्लम होती है एस्टिग्मेटिज्म में। कैटरैक्ट मैंने आपको शुरुआत में बता ही दिया है। और प्रेस बायोपिया, यस, प्रेस बायोपिया क्या होता है बेटा? प्रेस बायोपिया बुढ़ापे का हाइपरमेट्रोपिया है। माने प्रेस बायोपिया में आपकी सीलियरी मसल्स एबिलिटी खो देती है आईलेंस को खींचने या रिलैक्स करने की, रिजिड हो जाती है आपकी सीलियरी मसल्स, जिसकी वजह से लेंस अपनी फ्लेक्सिबिलिटी लूज कर देती है। जब लेंस अपनी फ्लेक्सिबिलिटी लूज कर देगी तो आपका जो आईलेंस है वो रिलैक्स मोड में पड़ा रहेगा। रिलैक्स मोड में पड़ा रहेगा बेटा माने खींचा रहेगा, ठीक है। रिलैक्स मोड हमारे आईलेंस का होता है स्ट्रेच्ड मोड, और स्ट्रेच्ड मोड माने लेंस पतला हो जाएगा, थिन बना रहेगा, उसको दबाने की औकात सिलियरी मसल्स की खत्म हो चुकी है ड्यू टू ओल्ड एज, ठीक है। तो जब वो उसको दबा ही नहीं पाएगी माने हमारी लेंस वीक हो गई है और बार बार इमेज रेटिना के आगे भाग रही है। प्रेस बायोपिया में बंदा मायोपिक हाइपरमेट्रोपिक दोनों हो सकता है, और बंदा जब दोनों है तो बाईफोकल लेंस यूज करते हैं उसको करेक्ट करने के लिए। प्रेस बायोपिया का सीधा सा एक कॉन्सेप्ट है ओल्ड एज हाइपरमेट्रोपिया, इन विच सीलियरी मसल्स लूजेस इट्स एबिलिटी टू converge or relax the eyelens, and eyelens becomes rigid, becomes thin enough. Eyelens becomes thin enough to focus the image at retina. Image goes beyond retina. Eyelens अपनी ability खत्म कर देती है इमेज को फोकस करने की रेटिना पर, और इमेज फोकस रेटिना से आगे भाग जाती है। ये हमारा प्रेस बायोपिया होता है। अगर आपको हाइपरमेट्रोपिया समझ में आया है तो प्रेस बायोपिया ओल्ड एज का हाइपरमेट्रोपिया ही होता है। इन्हीं बातों के साथ मैं आज का लेक्चर समाप्त करती हूँ। काफी बड़ा लेक्चर हो गया है लेकिन आपके फायदे के लिए है, पूरा देखिए, समझिए और अच्छे से एग्जाम्स दीजिए बेटा। थैंक यू वेरी मच।